तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, जब भी हम किसी शेयर्स को री इशू करते हैं वहाँ पे हमें कई बार अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो सपोज़ करो आपने एक शेयर जब वो क्या है फोरफिट जो कि 100 रुपये का था, ठीक है, इस पर जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो सिर्फ 40 रुपीज़ रिसीव हो पाया था। तो आपने यहीं पे शेयर फोरफिट कर लिया। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? तो इसकी एंट्री आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितने पैसे जब्त करे आपने? 40 रुपये। बाकी का पैसा सपोज करो आपका किस में चला गया? कॉल इन एरियर अकाउंट में 60 रुपये। इस तरीके से आपने उसका शेयर जब्त कर लिया। लेकिन बाद में आप इस शेयर को री इशू भी कर रहे हो। तो मान लो आपने जब री इशू करा तो 100 का शेयर आपने 20 रुपये के डिस्काउंट पर दे दिया। मतलब कितने में दिया आपने? 80 रुपये में। तो उसकी भी आप एंट्री करोगे जो कि क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 रुपये वाली शेयर कैपिटल दे दोगे आप, अमाउंट सिर्फ 80 रुपये आएगा। 20 रुपये आप कहाँ से निकालोगे? आप निकालोगे यहाँ पे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे थे कितने? 40 रुपये थे इस्तेमाल करने के लिए, आपने इस्तेमाल कितने कर लिए? आपने यूज़ करे हैं यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये। तो आप देखोगे एक शेयर पे अभी भी कितना अमाउंट बाकी है? 20 रुपये। तो जो 20 रुपये बच गए ये आप घर नहीं ले जाओगे, मतलब अपनी बिजनेस में रखोगे, लेकिन ऐसे ही नहीं रख सकते आप, इसको फोरफीचर अकाउंट में से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे आप? देखो तो आप इसको ट्रांसफ़र करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने? 20 रुपये आप यहाँ पे क्या करोगे? ट्रांसफ़र कर दोगे इस तरीके से। अगर मान लो आपने डिस्काउंट यहाँ पे सिर्फ कितने का दिया होता? 10 रुपये का दिया होता, तो ऊपर कितने रुपए बच जाते? 30 रुपये। तब आप यहाँ कितने रुपए ट्रांसफ़र कर लेते? 30 रुपये। ध्यान रहे वो एक शेयर जब तक री इशू नहीं हो जाता ना तब तक उसका बचा हुआ पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर वो री इशू नहीं होता है तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। री इशू हो गया उसके बाद ही वो शेयर का पैसा फोरफीचर से कहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है? कैपिटल रिजर्व में, वो भी अगर डिस्काउंट देने के बाद बच गया तो अगर मैं बात करूँ फोरफीचर के बाद रीशू और रीशू के बाद अगर कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री की तो सिंपल सी एंट्री तो ये हो सकती है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन कई बार जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कई केसेस में आप कैपिटल रिजर्व नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो? नॉर्मली तो आपको पता लग जाएगा, जब पता ही नहीं लग रहा है कि कैपिटल रिजर्व कितना होगा तब आपको फॉर्मूला तभी यूज करना है। तो वो हो जाता है आपका टोटल अमाउंट forfeited, total amount forfeited divided by number of shares forfeited, ठीक है। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, और फिर जब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसमें से माइनस कर दोगे क्या? री इशू डिस्काउंट, री इशू डिस्काउंट, ठीक है सर। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो प्लीज़ ध्यान से इसको याद रखिएगा। मान लो टोटल अमाउंट अभी हमने जो ऊपर फोरफिट करा था वो कितना करा था? 40 रुपये। बाद में हमने शेयर्स उस पर कितने फोरफिट करे थे? एक रुपये। तो एक ही शेयर तो फोरफिट किया था। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने री इशू करे? तो हमने एक ही शेयर री इशू किया था, ठीक है। और इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर आप देखोगे हमने कितने रुपये का दिया था ऊपर? 20 रुपये का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 रुपये। तो अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये। तो यहाँ से कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक शेयर था तो हमको कोई प्रॉब्लम हुई, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा शेयर्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तब आप क्या निकालोगे? आप कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हम सभी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दें और फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीधे बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर सकें। जब भी आप प्रोराटा के क्वेश्चंस करोगे, प्रोराटा कैटेगरी में जो आपका फोरफीचर होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कुछ फॉर्मूले के कारण। कई बार हो सकता है आपको शेयर्स किसी के दिए हों अप्लाइड वाले और आपको निकालने पड़े अलॉटेड, ठीक है। यह हो सकता है कभी कभी बताएगा क्वेश्चन कि आपको अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं बट आपको क्या निकालने पड़े? अप्लाइड शेयर्स। तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे? तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला निकालना है। मान लो आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं,
किसी के। तो अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्लाइड कैटेगरी डिवाइडेड बाय अलॉटेड कैटेगरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स। इस तरीके से आपके अप्लाइड शेयर्स निकल जाएंगे। बट वहीं पे आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, अलॉटेड शेयर्स। तो आप क्या करना है, अलॉटेड कैटेगरी ऊपर करनी है, अलॉटेड कैटेगरी डिवाइडेड बाय अप्लाइड कैटेगरी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, अप्लाइड शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी के बाद जो है शेयर्स भी है, मतलब अप्लाइड कैटेगरी शेयर्स, अलॉटेड कैटेगरी शेयर्स, फिर यहाँ पे है अलॉटेड कैटेगरी शेयर्स, यहाँ पे है अप्लाइड कैटेगरी शेयर्स। इस तरीके से आप किसी के अप्लाइड या फिर अलॉटेड जो है वो निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लो आपके जो इशू हुए थे शेयर्स, वो 1 लाख शेयर इशू हुए थे, ठीक है। बट ये शेयर हो गया ओवर सब्सक्राइब्ड, और ओवर सब्सक्राइब होने पर क्या हुआ, 2 लाख रुपए की हमारी क्या आ गई है, एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन कितने लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की। अब देखो इस केस में क्या होगा, हमने सीखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैटेगरी बनेगी। तो कैटेगरी बनेगी तो मान लो यहाँ पे बनती है कैटेगरी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हो रहा है अप्लाइड, फिर यहाँ पे हो रहा है क्या, अलॉटेड। तो क्वेश्चन कई बार कैटेगरी खुद बना के ही देगा आपको कि किसको कितने शेयर दिए जा रहे हैं। तो मान लो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि जो 50,000 शेयर्स है उनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे मान लो पहली कैटेगरी यहाँ पे है, 50,000 शेयर्स अप्लाइड करे थे, उनको कुछ नहीं दिया। फिर दूसरी कैटेगरी बना दी, क्वेश्चन कह रहा है बचे कितने, 1.5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से जो 80,000 हैं, ठीक है, उनको शेयर्स जो हमने दिए हैं वो दिए हैं 60,000, ठीक है। फिर जो 40,000 बच गए शेयर, ठीक है, उनको जो बचे हुए शेयर हमने अप्लाई करे थे उन्होंने दे दिया। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, तो यहाँ पे हो गए 70, यानी कि 80,000 जिन्होंने मांगे उन्हें 60,000 दिए हैं, और यहाँ पे 70 वालों को कितने दिए हैं, 40, ठीक है। अब उसी में से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई पर्सन है ए, इसके पास जो शेयर्स हैं, जो इसको अलॉट हुए हैं शेयर्स, वो अलॉट हुए हैं इसको कितने, 200 शेयर्स, ठीक है। अब आपको पता करने हैं इसको अगर अलॉट हुए हैं और ये बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर, ये हो गई हमारी तीसरी कैटेगरी। तो ये कौन सी कैटेगरी है, 2, ये बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर 2 से। इस केस में क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसके अप्लाइड शेयर्स। तो देखो इसके अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालोगे, तो इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने का तरीका है अप्लाइड कैटेगरी डिवाइडेड बाय अलॉटेड कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाइड कैटेगरी देखो कितनी है, 80,000, और अलॉटेड कितने हुए हैं इसको, 60,000, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, इसको कितने मिले हैं शेयर, 200 शेयर। तो देखो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 800 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि अगर आप इसे कट करोगे तो 3 2 6, 3 से 18, 3 से 18, 266 पॉइंट समथिंग जो इसका अमाउंट आ रहा है। अभी हमने एज्यूम कर रहे हैं इसीलिए पॉइंट में आ रहा है, अदरवाइज ये नॉर्मली न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, इसके अप्लाइड शेयर्स निकाल सकते हैं। वहीं पे मान लो कोई पर्सन है, उसने अप्लाई करे हैं 700 शेयर, ठीक है, और 700 शेयर अप्लाई करे हैं, अप्लाइड है। अब इसके अलॉटेड शेयर्स हमको निकाल ले, हमें नहीं पता इसके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बता रहा है ये कैटेगरी नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है। तो हमने देखो अलॉटेड का फॉर्मूला क्या लगा रखा है, अलॉटेड कैटेगरी डिवाइड बाय अप्लाइड कैटेगरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर्स। तो देखो अप्लाई इसने करें 700, तो अलॉटेड कैटेगरी इसकी ये रही, थर्ड कैटेगरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाई 70,000 मल्टीप्लाई कर देंगे इसे किससे, इसे कितने शेयर मिले हैं, 700। तो इस तरीके से इसके कौन से शेयर निकल के आ जाएंगे, अप्लाइड शेयर्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 से ये जाएगा 100 बार में। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, यहाँ पे आया है 400, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये अलॉटेड निकल के आया है क्योंकि अप्लाइड तो इसके दे रखे थे। तो यहाँ पे कितना आ गया है 400 शेयर्स। और आप अगर डायरेक्टली भी देखो
70 वालों को 40,000 मिले हैं, तो 700 वालों को मिले कितने होंगे? 400 शेयर। डायरेक्टली भी पता लग रहा है और फॉर्मूले के थ्रू भी पता लग रहा है। बट ये फॉर्मूला आपके तब काम आएंगे जब कॉन्सेप्ट जो होगा वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में जब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी तब हमें इन फॉर्मूलेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप इन कैटेगरीज के थ्रू निकाल सकते हो किसी के अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर्स। इनका इस्तेमाल हम देखेंगे जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ऑलमोस्ट शेयर के सभी कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं। अगर आपको और भी अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो कि हाँ यार इस कॉन्सेप्ट में मेरी दिक्कत है। और आने वाले टाइम में अब हम सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने जितना भी सीखा है हम उसकी एप्लीकेशन को समझ सकें, और सीधे हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे, प्रीमियम, प्रोराटा एंड एवरीथिंग फॉर फ्यूचर रीइशू सब मिला करके।